नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th क्लास का पहला टॉपिक है आपका। तो आइए शुरू करते हैं। तो शॉर्ट में आप इसको इलेक्ट्रोस्टैट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट लेक्चर 1 में स्वागत है आपका। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो 45 में से 3 से 4 क्वेश्चन, कभी 3 भी रहता है तो कभी 4 भी रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और इस टॉपिक के अंडर में आपको पढ़ना क्या क्या है, जरा एक नज़र इस पर डालिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा जिसमें हम लोग चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो कह सकते हैं बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और फिर हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की और उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। और फिर हम देखेंगे गॉस थ्योरम को और उसके भी एप्लीकेशन पार्ट को देखा जाएगा, जिसमें कि कुछ ग्राफ्स वगैरह भी शामिल होंगे जगह जगह पर। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एनालिसिस को। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस के नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि यहाँ जो 3 से 4 लिखा हुआ है तो इसमें कहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर जो आप देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। तो इनमें सभी पार्ट का कहिए तो एक तरह से इक्वल वेटेज है। यहाँ से 0 to 1 मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ से भी 0 to 1 मैंने शामिल किया है, मतलब आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। उसी तरह से यहाँ भी 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें सभी पार्ट का वेटेज एक तरह से कहा जाए तो वो इक्वल वेटेज है। आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। और यही जहां से 6 क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकते हैं, तो इनमें से वो या तो 3 उठा लेगा और या तो फिर 4 भी कभी कभी उठा लेता है। तो अगर आप इनमें से 2-2 का पेयरिंग कर दीजिए तो फिर एक क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को मिला दीजिए तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ इन दोनों को मिला दीजिए तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ इन दोनों को मिला दीजिए तो फिर एक क्वेश्चन आपका श्योर बन जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करके भी दे दिया जा सकता है, तो वो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर काफी बच्चों की शिकायत होती है कि सर वो थ्योरी तो उनको समझ में आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई हमसे प्रॉब्लम्स नहीं डील हो रहा। क्योंकि ये देखो टॉपिक ऐसा है ना, इसमें जैसे मैंने लिखा कूलम्स लॉ, तो आपने कूलम्स लॉ सिर्फ पढ़ लिया, फार्मूला रट लिया, तो उससे सवाल नहीं बनने वाले आपके। आपको उसका एप्लीकेशन वो भी समझना पड़ेगा। इस कूलम्स लॉ को आप कहाँ कहाँ किस कंडीशन में कैसे कैसे यूज करना है आपको, तो ये सब समझना होगा। कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी होगी जो हम यहाँ पे कराएंगे आपको, तो आपको पहले उन्हें अच्छे से समझना होगा, फिर आप जब प्रॉब्लम ट्राई करोगे तब फिर आपसे बनेगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में इस टॉपिक में आपको थ्योरेटिकल भी मजबूत होना है और आपको न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मजबूत होना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन पार्ट कहलाएगा, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रोस्टैट के डेफिनेशन पर अगर बात करें तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्ज। आप इसमें क्या कर रहे हो, चार्ज की स्टडी तो कर रहे हो, लेकिन वो चार्ज देखो एट रेस्ट होना चाहिए। चार्ज जो है ना वो मोशन में नहीं होना चाहिए, वो रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, that is the properties associated with the static charge और charges। अगर बहुत सारे charges हैं तो charges कहेंगे, एक ही charge है तो एक ही charge कहेंगे। तो the properties associated with the static charges या charge is known as electrostat, या पूरा नाम कहिए तो electrostatics। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, तो प्रॉपर्टीज को ही तो पढ़ते हैं। आखिर आप यहाँ पे कूलम्स लॉ चार्जेस के लिए ही लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के सराउंडिंग में ही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के सराउंडिंग में ही होगा, गॉस थ्योरम चार्ज वाला कंडीशन होगा, उसी में आप अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक डायपोल वो भी चार्ज से ही मिलकर बना हुआ होगा। तो कहने का मतलब हुआ चार्ज जब रेस्ट में रहे तो उसके साथ और क्या क्या प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, इन सारी चीजों की जब आप स्टडी जिस क्षेत्र में करते हो, फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हो, उसी को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि है आपका यहाँ पर हमें चार्ज के बारे में जानना होगा और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानना होगा। कभी कभी सवाल दिखता है यहाँ से। तो सबसे पहली बात, जरा चार्ज को थोड़ा डिफाइन कर ले। तो
चार्ज को कैसे डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये समझ लो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के रूप में आप डिफाइन कर सकते हो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इस तरह की चीजें आ गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टी है वो ये चार्ज को कैरी करना, है ना। तो वही बात है, डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसका? तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। जो कहाँ मिलेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल? मैटर में मिलेंगे। तो ड्यू टू विच, और इनके वजह से होता क्या है, इन एलिमेंट्री पार्टिकल पर की जो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के अलावा और भी प्रॉपर्टी तो हो सकती है ना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में सिर्फ चार्ज ही थोड़ी आएगा, और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे उसकी मास जो हो गया वो भी तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। लेकिन इस वाली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसको हम चार्ज बोल रहे हैं, उसकी वजह से होगा क्या? तो उसकी वजह से होगा डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वो एग्जिस्ट करेगा कहाँ? तो बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपका डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स मौजूद है और उनके ऊपर चार्जेस मौजूद है। तो ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे। आप जानते हैं चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्सन इस तरह का काम करते हैं। तो वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है वहां पर एग्जिस्टेंस होगा। और वो क्यों होगा? तो ड्यू टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब जैसे अब मान के चलो आप डे टू डे लाइफ में, जैसे कि मैं अगर इसको पकड़ पा रहा हूँ, डंडे को पकड़ पा रहा हूँ, तो ये क्यों पॉसिबल है? तो यहाँ पर भी आपको जवाब आप कहोगे कि सर फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये फिर नीचे गिर जाता। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन भी क्यों लग रहा है? तो वहां भी अगर माइक्रोस्कोपिकली वे में देखोगे तो उसमें भी एक रीजन आपको पकड़ के आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। इतना ही नहीं, ये देखो हम अगर खड़े हैं, आप किसी सरफेस पर खड़े होते हैं तो उसका भी रीजन क्यों है? आप कहोगे सर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स भी बेसिकली है कौन सा फोर्स? तो वो भी एक तरह का यही सब इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। हालांकि वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि जहाँ चार्ज आ गया और वो चार्ज अगर मोशन में आ गया तो मैग्नेटिज्म भी वहाँ आता है, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है हमें यहाँ पर किसी भी सरफेस पर खड़े होने में, किसी भी चीज को पकड़ने में। रस्सी के थ्रू जो आप टेंशन का फोर्स लगाते हैं वो भी असल में क्या है? तो सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही कहा जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर जो प्लस माइनस है उन्हीं के बीच के सारे इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ पे। अभी देखो, मैं अगर आप सिंपल सा एग्जांपल ये वाला आप कंसिडर कर लो कि अगर कोई भी बॉडी हम अपना पूरा वजन लेकर के किसी सरफेस पर खड़े हैं, तो सरफेस के अंदर क्यों नहीं धंस जा रहे हैं? तो आप तो कहोगे नॉर्मल भी, लेकिन नहीं, सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अब आप इसके थोड़े और माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाइए, तो क्या होता है कि आपके पैर के जो सरफेस हो गया, तो उसके नीचे भी बहुत सारे मटेरियल्स हो गए, मैटर्स हो गए, और मैटर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा, निगेटिव चार्ज भी होगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और जो न्यूक्लियस बन गया पॉजिटिव। ठीक है, तो वो सब मौजूद है। और सरफेस के पास भी है चार्जेस बहुत सारे। तो सरफेस का चार्जेस और आपके पैर के अंदर के जो भी सोल होगा, या जूता पहने हो तो जूता का जो सोल होगा, वहाँ जो मटेरियल होंगे, वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। और वहाँ प्लस प्लस भी है तो एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। और वहाँ पे बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही रिपल्सन को डोमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर दो सरफेस करीब आ रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन, इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। यही बात हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे आप इधर से हाथ लाए, इधर से हाथ लाए, अब दोनों एकदम, आप ये रुक क्यों गया? ये और आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये इधर, ये इसमें से होकर इधर क्यों नहीं निकल गया? ये इसमें से होकर इधर क्यों नहीं निकल गया? इसका मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई फोर्स इसको रेसिस्ट कर रहा है। हम जो इधर से ताकत लगा रहे हैं कि तुम और चलो इधर, तो उसको कोई ना कोई फोर्स रेसिस्ट कर रहा है ना। तो वो रेसिस्टेंस कहाँ से आ रही है? वो भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ही आ रही है। समझे इस बात को? क्योंकि इस सरफेस पर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इस सरफेस पर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, तो फिर ये नहीं जा पाएगा। आपका जो इधर से फोर्स लगाया उसको बैलेंस कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया, है ना। इस तरह की चीजें होती है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप लेकर के चलोगे तो जितने भी आपको ये सब मैकेनिकल फोर्स ऑन एन एवरेज दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब का सब रीजन जो है इस इलेक्ट्रिक फोर्स पर आके चला जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? तो उन्हीं चार्जेस से।
और वो चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं, तो एलिमेंट्री पार्टिकल की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो इनको पोजेस करता है, ठीक है, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। इसलिए हमने कहा इट इज डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल है तो उसके पास चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज होगा, ठीक है, प्रोटॉन है तो उसके पास चार्ज होगा ही। तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो कहाँ मौजूद होते हैं, मैटर में, ड्यू टू विच द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। या दूसरे शब्दों में अगर आप आसान शब्दों में इसको डील करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स चार्ज कैन बी अंडरस्टूड एज ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो तो चार्ज को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, और छोटे यूनिट में देखोगे तो माइक्रो कूलम्ब्स हो जाते हैं ना, तो जैसे हम बोलते हैं इस पर इतना 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, इस पर 20 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, मतलब क्या आप चार्ज को मेजर कर पा रहे हो। तो अगर आप चार्ज को मेजर कर पा रहे हो तो आप किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करते हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स चार्ज कैन बी अंडरस्टूड एज ए फिजिकल क्वांटिटी which is developed on the body due to ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डेवलप हो जाएगा किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर डेवलप हो सकता है, लेकिन कब, तो ड्यू जब होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना जब होगा तो बॉडी पर क्या हो जाएगा, चार्ज। जैसे यही आपका रॉड है, अगर मैं इसी को अपने हाथ से या फिर किसी कपड़े से रगड़ दूं, इस तरह से रब कर दूं, तो क्या होगा, कुछ चार्जेस जो होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर मेरे हाथ से निकल के इसमें या इसमें से निकल के मेरे हाथ में आ जाएंगे, तो ये डंडा भी चार्ज हो जाएगा, हमारा हाथ भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो जैसे होता है ना, आप आगे अभी बात करेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास ग्लास की रॉड हो और सिल्क का कपड़ा हो, अगर हम उनको रगड़ें तो सिल्क पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जो ग्लास रॉड पे आएगा एक दूसरी तरह का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सब चार्ज की प्रॉपर्टीज है जो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो या कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जो कि सी कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया था चार्ज के ऊपर, तो उन्हीं के सम्मान में कूलम, कैपिटल सी। वेयर एज CGS यूनिट की अगर आप बात करोगे तो वो होता है स्टैट कूलम, ठीक है। वो इनके आपस के रिलेशन के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले जरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इधर देख लो आप। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज इज, तो चार्ज अगर हम जैसे क्यू से रिप्रेजेंट किए तो इसका डायमेंशन हम जानते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में इस तरह से लिखते थे, AT आ जाएगा, A स्टैंड फॉर एम्पियर का, एम्पियर वाला करंट का यूनिट, क्यों, तो Q बराबर IT, T हो गया टाइम के लिए, तो टाइम के लिए आ गया AT, ठीक है, और कैपिटल ब्रैकेट से बंद कर देना है AT, ठीक है। ए प्रोटॉन हैज प्लस ई चार्ज, वेयर एज एन इलेक्ट्रॉन हैज माइनस ई चार्ज, जहां ई की वैल्यू जो होगी वो याद रखना है बच्चों 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, तो याद भी रहता है आपको, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। चलिए आगे और क्या क्या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज आपको याद रखने हैं, एक तरह से इसको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भी कह सकते हो आप। पहली बात, लाइक चार्जेस जितने भी होंगे, एक जैसे चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे इच अदर, वेयर अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे आप, ठीक है, ओनली स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। एंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं तो वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज, तो एक को पॉजिटिव कह लेना है, एंड अदर इज नोन एज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज बोलना है, एक को नेगेटिव चार्ज बोलना है। When there is loss of electrons, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है किसी बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी, द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया किसी दूसरी बॉडी पर, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है वो बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज, मैंने रेड से भी इसको दिखाया हुआ है। नॉर्मली जो आप दो वायर देखते हो, एक रेड का होता है एक ब्लैक होता है, तो उसमें रेड वाला जो अक्सर होता है वो पॉजिटिव चार्ज को बताता है, पॉजिटिव वहाँ पे साइन आपको आएगा, जैसे सेल में होता है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो प्लस साइड में आप देखोगे तो रेड कलर यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ भी पॉजिटिवली चार्ज में रेड कलर को यूज किया, ध्यान रखिएगा।
एंड इफ देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सिंपल सी बात है, दो बॉडी है और अभी दोनों न्यूट्रल है। अगर एक बॉडी ने दूसरे बॉडी के साथ कुछ इंटरेक्शन किया, आप उसको रब कर दो एक साथ, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे बॉडी में जाएगा, तो एक से बाहर गया है, दूसरे में अंदर आया है, जिससे बाहर गया वो पॉजिटिवली चार्ज और जिसके अंदर गया वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। एंड इफ देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉडी देन द बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप बात करोगे, वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो जहां भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब दो बॉडी था, दोनों मान लो दोनों आइडेंटिकल बॉडी थे और दोनों को आपने रब किया, एक से निकल के दूसरे में गया, अलग अलग मटेरियल के थे, शेप साइज मान लो वो एक समान था लेकिन अलग अलग मटेरियल के थे, तो अगर आपने रब किया तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे में गया होगा, तो एक बॉडी बन गया निगेटिवली चार्ज, एक बॉडी बन गया पॉजिटिवली चार्ज। तो जो बॉडी निगेटिवली चार्ज बना है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो अपने चार्ज के साथ साथ अपने मास को भी लेकर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास, ये भी अगर हो सके तो आपको याद रखना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.108, नॉर्मली 9.11 भी बोलते हैं लोग, इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, तो काफी छोटा मास है, काफी स्मॉल मास है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, तो इसलिए हमने लिखा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके भी उसके पास आया होगा, तो मास में थोड़ा सा गेन हो जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका मास उतना ही कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपका नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी का मास पहले से ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव वाले का पहले से कम हो जाएगा, है ना। इस तरह से समझ सकते हो। So on microscopic level gain of electrons increases the mass of the body and vice versa। ठीक है, चलो, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इस बात को समझिएगा, इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ? इनवेरिएंट का मतलब हुआ जो वेलोसिटी पे डिपेंड ना करे, मतलब मोशन पे ही डिपेंड ना करे। तो कहने का मतलब है किसी बॉडी पर अभी कुछ चार्ज है और अगर ये बॉडी मोशन में आ गया तो भी वो चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना घटेगी। तो जो चार्ज है ना बॉडी के ऊपर, उसको कोई मतलब नहीं होता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही रहेगी। तो चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इसी को बोलते हैं, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ द बॉडी। जबकि मास, अगर रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें, आइंस्टाइन रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से, तो मास जो होता है वो फिर इनवेरिएंट नेचर नहीं होता है। इसको अगर आप मोशन दोगे तो इसका मास बदल जाएगा, इसीलिए मास इज नॉट इनवेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चार्ज अगर रेस्ट में है, ये आप एक तरह से कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टीबीआई कर दिया। चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग में। चार्ज रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल। वही चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में कहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा, तब क्या होगा? तब सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चार्ज रेस्ट में है तो सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएंगे। और चार्ज विथ एन एक्सीलरेशन, अब चार्ज अगर एक्सीलरेशन के साथ मूवमेंट शुरू कर दिया ना, तब तो देखो क्या होगा, तब तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद होंगे ही, साथ साथ और एक घटना होगी। क्या होगा? वो चार्ज बॉडी जो है ना, वो रेडिएट करना शुरू कर देगा, या फिर इसी को कहिए कि लॉस करना शुरू कर देगा, लूजेस एनर्जी। वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी को लूज कर देगा। कौन? एक्सीलरेटेड चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो बॉडी अगर एक्सीलरेशन में हो तो फिर वो क्या करेगा? वो रेडिएशन को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एंटेना वगैरह होता है हमारा, ट्रांसमीटर होता है, तो ट्रांसमीटर्स वगैरह पे आप जानते हैं कि क्या होता है, वो रेडिएशन को लूज करता है। ठीक है, जैसे मोबाइल टावर आपका सिग्नल पकड़ रहा है, तो सिग्नल कहीं से तो आ रहा होगा, तो ट्रांसमीटर से आता है, आपका एंटीना जो बराबर लगा रहता है। उस एंटीनाज में ये मैकेनिज्म होते हैं कि वहां पे चार्जेस को एसएचएम कराया जाता है।
ऑसिलेशन में आते हैं चार्जेस, तो जा रहे हैं अगर एसएचएम कर रहे हैं तो एसएचएम में तो एसिलेशन पढ़ा है आपने, ठीक है। तो उन्हीं एसिलेशन एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल हो गए, तो वो एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल ही वो रेडिएशन को लूज करते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग यहाँ पे गेन करते हैं। ओके, चलो अगला है चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, मतलब चार्ज अपने आप कहीं लॉस नहीं होने वाला, वो कंजर्व रहेगा। दैट इज एडिटिव अल्जेब्रिकली, उसको अल्जेब्रिक सम से आप निकाल सकते हैं। अब मान के चलो मैंने कहा कि इस बॉडी पर है कुछ प्लस चार्ज, इस बॉडी पर है कुछ माइनस चार्ज, इस पर है प्लस 10 माइक्रोकुलम चार्ज और इस पर है माइनस, चलो क्या कर दें 4 -4 माइक्रोकुलम चार्ज। अब अगर इनको मैं मिला दूं, एक साथ कर दूं, तो क्या होगा, चार्ज आराम से अलजेब्रा की तरह जोड़ देना है। +10 और -4 क्या बचा, +6, तो +6 कुलम माइक्रोकुलम इस पे आ जाएगा। और अब अगर दोनों आइडेंटिकल था, माने शेप साइज वाइज सब कुछ सेम था, हटाओगे तो +6 था तो +3 इस पे बचेगा, +3 इस पे भी बचेगा, ठीक है। तो चार्ज जो हो गया ओवरऑल कंजर्व भी रह गया, +10 इसका -4 इसका, अलजेब्रिक सम किया तो +6 पहले भी था, अभी भी हटाया तो +3 यहाँ पे, +3 यहाँ पे, अभी भी +6 माइक्रोकुलम है ना। तो यही हो गया, अलजेब्रा की तरह आप इसको सम कर सकते हैं सीधा सीधा, उसी को लिखते हैं एडिटिव अलजेब्रिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड इन नेचर। अब यहाँ क्वांटाइज्ड इन नेचर का क्या मीनिंग हुआ, इसको हम लोग अब आगे थोड़ा सा डील करते हैं डिटेल में। फिलहाल यही समझिए कि क्वांटाइज्ड होने का मतलब होगा कि एक मिनिमम चार्ज जो होगा उसी के मल्टीपल में चार्ज मौजूद होगा। तो मिनिमम चार्ज क्या है, जो फ्री रूप से रह सकता है नेचर में, 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब जो भी चार्ज किसी बॉडी पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इन नेचर, वो इसी चार्ज के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। अगर पूरा जो भी चार्ज आपने किसी बॉडी पर गए और आपको कुछ चार्ज मिला, तो उस चार्ज के अमाउंट को अगर आप इस वाले अमाउंट से डिवाइड करोगे तो आपको निश्चित रूप से एक इंटेगर मिलना चाहिए। यही हो गया क्वांटाइजेशन का मीनिंग। तो हम लोग आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। आइए देखते, यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते। तो आइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हो गया कि कोई भी चार्ज जो आप ऑब्टेन करोगे किसी बॉडी पर नेचर में फ्रीली, द चार्ज ऑब्टेन्ड ऑन एनी बॉडी इन नेचर मस्ट बी द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का अमाउंट हम लोग पढ़े थे, E = क्या पढ़े थे, 1.6 × 10⁻19 कूलम पढ़े थे ना। तो इसी के मल्टीपल में चार्ज जो है वो मौजूद होना चाहिए। मैथमेटिकली जो भी चार्ज आप ऑब्टेन करेंगे दैट कैन बी रिटन एज, अगर आपने पॉजिटिव ढूंढा है तो प्लस, नेगेटिव ढूंढा है तो माइनस, प्लस माइनस n टाइम्स E, जहां n हो जाएगा एनी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा वो n टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस, दैट्स इट। अच्छा, इस पर एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, देखिए कभी किसी समय में पूछा हुआ था इस टाइप का, तो जरा देखिए तो बना सकते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑन एनी बॉडी इज पॉसिबल। किसी बॉडी पे हमको कुछ चार्ज मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, आपको बताना है कि बताइए कौन सा सही में पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है ना। तो सही ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा इनमें से चार्ज जो है वो पॉसिबल होगा, बाकी चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो वीडियो को आपको पॉज करना है, फिर आपको आंसर करना है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से। चलिए, तो वीडियो को पॉज किया आपने, आंसर किया, तो आइए अब हम देखते हैं। चलिए, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। तो आपने कहा क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से कि जो भी चार्ज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी चार्ज आपको यहाँ पे मिला है उसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भाग दे देना है। n बराबर क्या लिखिएगा, Q/E, तो 1.6 × 10⁻19 ऐसे डिवाइड कर देना। अब सॉल्व करेंगे, अगर ये इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं आया तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जरा सॉल्व करो, ऐसे देखो कट गया, ये सॉल्व होगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। तो 1/10 इंटीजर हुआ क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 0.1 फ्रैक्शन हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होता है, उससे कम चार्ज
एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर में, ठीक है, फ्रीली। अगर आप सब एटॉमिक लेवल पर जाओगे तब भले वहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा, E/3 करके क्वार्क का चार्जेस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो एकदम क्षण भर के लिए आएगा और अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे स्टेबल चार्ज इन नेचर की। तो जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है वो यही होगा, और बाकी जितना भी चार्जेस है वो इसी के मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट फ्रैक्शन आ गया, मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसी तरह से इसको देखना है, तो 3.2 10⁻18 डिवाइड करना है 1.6 10⁻19, ये यहाँ पर कैंसिल किया तो 2 आ गया, और ये ऊपर गया तो क्या हो गया 20, तो 20 इज इंटीजर, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा, मिलेगा हमें नेचर में। इसके बारे में देखिए इसी प्रकार 6.8 -19 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻19, इसे डिवाइड करेंगे, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब 68/16 डिवाइड करो 4, तो हमको लगता है 4.25, तो फिर से क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया, तो फिर से एग्जिस्ट नहीं करने वाला ये चार्ज, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नन तो है नहीं, यहाँ पर तो आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर हो गया बी नंबर, समझ गए। तो कोई भी चार्जेस आपको दिया हुआ रहेगा, पूछेगा बताइए चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, क्या करना है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देना है। अगर पूरा पूरा भाग लग गया, इंटीग्रल वैल्यू आ गई, तो जी हाँ एग्जिस्ट करेगा, और अगर कोई फ्रैक्शन आया तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए इसके बाद वो जो एडिटिव वाला नेचर जो मैंने आपको बताया, एक बार जरा उस पर भी डिटेल में बात कर लीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएगा। आइए, बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको अक्सर प्रॉब्लम में ऐसा मिल जाएगा कि देयर आर 2 आइडेंटिकल बॉडीज, और दोनों बॉडीज पर कुछ चार्ज, आइडेंटिकल मतलब इनका शेप साइज ये सब सेम सेम है, और हो सकता है सेम मटेरियल का भी बना हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिकल बॉडीज है, और आपका क्या यहाँ पर है कि एक पर आपने +10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, दूसरे पर आपने दिया हुआ है कितना, +6 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब क्या कहेगा कि इन दोनों को हमने टच करवा दिया एक दूसरे से, तो अभी ये दोनों मान के चलिए कि टच हो गए, तो टच हो गए, तो अब ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना बचेगा, ये 10 था और ये -6 था, तो +4 बचेगा ना, तो +4 बचेगा। तो मैं रेड से इसको कर दूं, दोनों टच होने पर दोनों को मिल करके +4 माइक्रोकूलम यहाँ पर बचेगा, ठीक है। इसको भी रेड से कर देता हूँ, 10 माइक्रोकूलम यहाँ पर था, ये 6 माइनस था, तो जैसे ही टच होगा, या कोई एक कंडक्टिंग वायर ले आएंगे और इसमें टच करा के इसमें टच कर दिए, वायर से भी टच करा सकते हैं, तो क्या होगा, चार्जेस अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, वो एडिटिव सम हो जाता है। तो 10 हो गया और यहाँ पे 6 माइनस हो गया, तो 4, तो दोनों मिला के 4। अब चूंकि दोनों आइडेंटिकल था, अब आप अगर इनको फिर से सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, तो इसको आपने इधर खींच लिया, ये मान लो बॉडी ए था, ये बॉडी बी था, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपने जैसे इनको फिर से सेपरेट किया यहाँ, तो क्या है, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो फिर ये बराबर बराबर चार्ज लेके अलग अलग हट जाएगा, तो यहाँ भी अब आपको आ जाएगा प्लस, और यहाँ भी आ जाएगा प्लस, समझे क्या, मतलब ये 2 माइक्रोकूलम और ये भी 2 माइक्रोकूलम बराबर बराबर लेके हट जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये आइडेंटिकल बॉडी के साथ ऐसा होगा, अगर मान लो बॉडी का यहाँ पे रेडियस वगैरह अगर अलग होगा, ज़्यादातर आपको स्फेरिकल बॉडी दिया हुआ रहता है, तो मैं यहाँ साइड में बताता हूँ, वैसे आप कैपेसिटर में इसको पढ़िएगा। कैपेसिटी जो होती है ऐसे स्फेयर्स की, वो हो जाती है 4πε0 r करके, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो C होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू R। कैपेसिटी क्या चीज होती है, तो ये चार्ज को कितना कंटेन कर सकता है 1 डिग्री वोल्ट राइज के लिए, इस तरह का टर्म आएगा कैपेसिटी के लिए, वो आप कैपेसिटर में पढ़ना डिटेल में। फिलहाल आप यही समझो कि कैपेसिटी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो रेडियस जितना ज्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, और उसके बाद जो भी ये कैपेसिटर्स चार्ज को एक्वायर करते हैं, वो एक फार्मूला लेके चलता है Q = C/V, ठीक है, Q = C/V। तो आप देख सकते हैं कि आप सेम पोटेंशियल के लिए अगर पोटेंशियल आपका सेम है, और सेम होगा ही, क्योंकि देखिए फ्लो तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी क्या होता है, ये आपका यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल पर आ गया, और इसको बोलते हैं कि ये लो पोटेंशियल पे आ गया। और हाई टू लो पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो, बराबर ना हो जाए, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल तो इक्वल हो गया, तो वही हम लिख रहे हैं इफ V इज कांस्टेंट, ठीक है। तो V कांस्टेंट हो गया, तो सीधी सी बात है Q इज प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब जितना ज्यादा
कैपेसिटी उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब जो Q1/Q2 का रेशियो आएगा दैट इज C1/C2। और अभी अभी आपने C प्रोपोर्शनल टू R पढ़ा है, तो इसका मतलब C1/C2 भी क्या हो जाएगा, R1/R2। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं R1/R2। कहने का मतलब हुआ जिसका जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जिसका जितना कम होगा तो उतना कम चार्ज आएगा। तो अगर यहाँ पे यही पे कहते हैं हम लोग कि इसका रेडियस 2R है और इसका रेडियस R है, ठीक है, तो फिर इस पर जो चार्ज आता वो इसके चार्ज का फिर डबल हो जाता है ना। तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएगा तो उसमें यूज़ करेंगे। हमने एक बार आपको यहाँ पर हल्का सा इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो चलो अब आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है वो कितने तरह से कर सकते हैं। और फिर एक कॉन्सेप्ट और है, आप किसी बॉडी पर चार्ज का पता कैसे लगाते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज मौजूद है या नहीं है ना, इसका पता कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस है, नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ की तरफ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक अच्छे से कवर कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। Let's enjoy the learning.